सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। यह मॉक टेस्ट नंबर 4 है और आपको जैसे कि मैंने बताया कि हर एक मॉक टेस्ट में मैं 25 क्वेश्चन लेकर डिस्कशन करूंगा और उसके साथ आपको आंसर भी बताऊंगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं और आपका जो आंसर है और मेरा जो आंसर है दोनों को मैच करके देखिए आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं। आप इसी तरह सीखते रहिए। लेकिन आप सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप NSM सीरीज 8 का कोर्स रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके NSM सीरीज 8 का कोर्स रिलेटेड सारे वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिले, कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी मिले। उसके बाद आप मॉक टेस्ट नंबर 1 देखिए, मॉक टेस्ट 2 देखिए, मॉक टेस्ट 3 देखिए। उसके बाद आप ये वाली वीडियो मॉक टेस्ट 4 वाला देख सकते हैं। तो इसी तरह आप जब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो NSM सीरीज 8 की कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उसके साथ साथ यहां पर जितने भी मॉक टेस्ट में डिस्कस करूंगा उसका पूरा क्लैरिटी मिलेगी। और अब जब NSM सीरीज 8 की एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आसानी से एक ही बार में आप अपना एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी क्वेश्चन दिखाने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए और देखिए मेरा आंसर के साथ आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए ये फिल इन द गैप है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, पुट ऑप्शन में अंडरलाइंग एसेट का अगर प्राइस वोलेटिलिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे केसेस में प्रीमियम के ऊपर इंपैक्ट कैसी होती है। क्या आपको बहुत ही प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा या प्रीमियम आपको कम देना पड़ेगा या फिर प्रीमियम आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है या फिर प्रीमियम के ऊपर इस वोलेटिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तो इन सारे आंसर ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है आपको बताना है। तो देखिए ये आंसर बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको आंसर समझ में आए। मान लीजिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? अगर किसी भी कारण की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो घर वालों को एक बड़ा अमाउंट सम इंश्योर्ड मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि आपकी एज कितनी है। आपका एज अगर कम है तो कम प्रीमियम लेती है और आपका एज अगर बहुत ही ज़्यादा है तो प्रीमियम आपसे ज़्यादा लेती है। तो सवाल है ये प्रीमियम कम और ज़्यादा क्यों करती है? इसका मेन रीज़न है आपका एज जब कम होता है तो रिस्क बहुत ही कम होती है क्योंकि मरने का संभावना कम है, क्योंकि आप यंग हैं तो इसीलिए आपसे कम प्रीमियम लेती है। लेकिन आपका एज जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपका डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा प्रीमियम लेती है। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा है, रिस्क कम है तो प्रीमियम कम है। तो ऑप्शन मार्केट में भी इसी तरह काम होती है। जब प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से रिस्क बढ़ जाती है तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। क्योंकि लॉजिक इस तरह काम करती है कि यहां पर पुट ऑप्शन के बारे में बोला गया है। पुट ऑप्शन तभी लिया जाता है जब बायर को प्रेडिक्शन होता है कि मार्केट गिर सकती है। कितना गिरेगी? एक ऑप्शन बायर का प्रेडिक्शन यही रहता है कि मार्केट स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे गिर जाए। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो कभी नहीं चाहता है कि शेयर की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिर जाए, क्योंकि उसको पता है शेयर की प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाएगी तो उसके लिए बहुत ही नुकसान है, उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो सिंपल सी बात है, प्राइस वोलेटिलिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो यहां पर प्रीमियम ज्यादा चार्ज किया जाएगा और अगर प्राइस वोलेटिलिटी कम है तो ऐसे केसेस में प्रीमियम कम चार्ज किया जाएगा। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, हायर द प्रीमियम, यानी प्रीमियम यहां पर ज्यादा होगा। आशा करता हूं आपको आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं। यहां पर ऑप्शन के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सी ऑप्शन है जहां पर स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से बेटर होती है और ऐसे केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आने की संभावना होती है। तो कौन सी ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं। देखिए ऑप्शन की जो मानीनेस है बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक आउट ऑफ द मनी, दूसरी होती है इन द मनी और तीसरी होती है एट द मनी। इन द मनी में यानी ITM में स्ट्राइक प्राइस ऑलवेज करंट मार्केट प्राइस से बेटर होती है और यहां पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है।
तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इन द मनी ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपका आंसर बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मिस्टर एक्स एक बायर है जो 100 पुट ऑप्शन को बाई किया है। उसके लिए हर शेयर में प्रीमियम दिया है 30 रुपया करके और स्ट्राइक प्राइस चूज किया 280 रुपया। तो आपको समझना होगा मिस्टर एक्स यहां पर बायर है और उसने पुट ऑप्शन को बाई किया है, मतलब उसका प्रिडिक्शन यही रहता है कि मार्केट गिरने वाली है और स्ट्राइक प्राइस यानी 280 रुपए के नीचे जैसे ही गिरेगी अब उसका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक्सरसाइज हो रही है स्टॉक प्राइस 350 की है, तो आप बताइए आप अगर ऑप्शन बायर होते तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते? तो सिंपल सी बात है, आप देख पा रहे हैं यहां पर स्टॉक प्राइस 350 रुपया और स्ट्राइक प्राइस 280 रुपया। आपने पुट ऑप्शन को बाई किए हैं तो आपका प्रेडिक्शन होता है कि 280 से मार्केट और ज्यादा से ज्यादा गिरे, तभी आप अपने जो बाई किए हैं उसको सेल करेंगे। लेकिन मार्केट प्राइस तो 350 है, क्या आप बेचेंगे? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्या करेंगे? आप इंतजार करेंगे। तो इसीलिए आपका आंसर होगा नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी आपका जो बाइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको सेल करने की जरूरत नहीं है। जैसा है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, आप इंतजार कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। देखिए यहां पर XYZ नाम का एक स्टॉक है, उसकी 3 सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है जिसकी सेम स्ट्राइक प्राइस है लेकिन एक्सपायरी अलग अलग है। एक का एक्सपायरी जनवरी महीने का है, दूसरी का एक्सपायरी फरवरी महीने का है और तीसरी का एक्सपायरी मार्च महीने का है। तो ऐसे केसेस में पूछा जा रहा है इन तीनों में प्रीमियम अमाउंट किसमें कम होगी। तो देखिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं। ऑप्शन का जो प्रीमियम है बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको पता ही है, बेसिकली स्ट्राइक प्राइस और स्टॉक प्राइस का डिफरेंस है। और टाइम वैल्यू बेसिकली ऐसा एक प्राइस है जो इन्वेस्टर पे करते हैं कि एक्सपायरी होने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन जिसकी एक्सपायरी बहुत देर होगी वैसे केसेस में रिस्क ज्यादा हो जाती है क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कोई नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट आने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो सिंपली बात है, आप समझ गए होंगे, अगर एक्सपायरी ज्यादा है यानी लंबे समय तक अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क ज्यादा हो जाती है, ऐसे केसेस में आपसे ज्यादा प्रीमियम लिया जाता है। यानी जनवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम समय का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कम प्रीमियम होगा। फरवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 महीना ज्यादा है तो इसीलिए वहां पर थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा। और मार्च महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो 3 महीने का है तो वैसे केसेस में इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा। तो सवाल है इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में से प्रीमियम सबसे कम किसका है? तो आंसर है ऑप्शन ए जनवरी महीने का है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर 1 यूनिट चेंज होती है तो ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू का जो चेंजेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रो, यानी आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए जब मैं ऑप्शन ग्रीक डिस्कशन किया था तब मैंने वेगा किया है, रो क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, डेल्टा क्या है, हर तरह का ग्रीक ऑप्शन के बारे में मैंने डिस्कशन किया। अगर ग्रीक ऑप्शन के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो मेरा वो वाली वीडियो आपको देखना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना होगा। देखिए यहां पर आप एक पुट ऑप्शन को सेल किए हैं जिसके स्ट्राइक प्राइस 245 है और उसके लिए आपको बायर से प्रीमियम मिली है 40 रुपीज। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपके जो पोजीशन है वो अगर एक्सपायरी हो जाती है तो आपको मैक्सिमम गेन कितना मिल सकता है? तो चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा आप बायर हो या फिर सेलर हो। यहां पर आप पुट ऑप्शन को सेल किए, इसका मतलब आप सेलर हो। सेलर के लिए मैक्सिमम गेन चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको प्रीमियम कितनी मिली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एज ए सेलर आपको 40 रुपए का प्रीमियम मिली है आपके बायर से, यानी जो पैसा मिली है वही आपका मैक्सिमम गेन है।
अगर पूरे के पूरे 40 रुपया आपके पास रह जाता है तो आपका उतनी पैसा आपका प्रॉफिट है, उतनी आपका गेन है। लेकिन इससे ज्यादा आप गेन नहीं कर सकते क्योंकि बायर तो आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देने वाला है। तो जो आपके लिए मैक्सिमम गेन है वही बायर के लिए मैक्सिमम नुकसान है। वो एक पैसा भी आपको ज्यादा नहीं देने वाली है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 40 रुपीज आपका मैक्सिमम गेन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक स्ट्रेटेजी है, आपको बताना पड़ेगा उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है। दो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अंडरलाइंग एसेट सेम है, यानी स्टॉक का नाम सेम है, और दो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी भी सेम है, एक ही साथ में एक्सपायर करने वाले हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कॉल ऑप्शन को बाय किया जा रहा है जिसकी स्ट्राइक प्राइस बहुत ही कम है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कॉल ऑप्शन को सेल की जा रही है जिसकी स्ट्राइक प्राइस थोड़ी ज्यादा है। बस यही स्ट्रेटेजी है। बस इसी स्ट्रेटेजी का नाम क्या है आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रेटेजी का नाम है बुलिश स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलिश स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट में यह बोला जा रहा है, डेरिवेटिव मार्केट में, एक्सचेंज में, ट्रेडिंग सिस्टम में जो भी ऑर्डर लगाया जाता है उसके लिए जो प्राइस चूज की जाती है उसमें ब्रोकरेज एक्सक्लूसिव रहती है। मतलब जो वहां पर जो प्राइस में बाई सेल हो रही है उसके साथ ब्रोकरेज ऐड नहीं रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर फॉल्स है? देखिए, एक्सचेंज में जितने भी ऑर्डर डाला जाता है, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करें या फिर ऑप्शन में ट्रेड करें, डेरिवेटिव मार्केट में यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब भी आप बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, आपको रॉ प्राइस के ऊपर बाई सेल करना पड़ेगा। रॉ प्राइस का मतलब है जहां पर ब्रोकरेज ऐड नहीं रहती। देखिए, ब्रोकरेज तो डिफरेंट चीज है जो आपका ब्रोकर चार्ज करती है, क्योंकि आप जब बाय और सेल करना चाहते हैं वो ऑर्डर आप अपना ब्रोकर को बताते हैं और ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक ले जाती है। इसीलिए आपका ब्रोकर आपसे फीस मांगती है जिसका नाम है ब्रोकरेज। इसको अलग से चार्ज किया जाता है। तो ब्रोकरेज के साथ एक्सचेंज का जो प्राइस कोट होती है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक ट्रेडर है जो XYZ नाम की एक कंपनी की शेयर्स 780 रुपए के रेट में 100 शेयर्स उसने बाई किया है। अब उसका प्रेडिक्शन ऐसा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, इसीलिए उसने बाई कर लिया। लेकिन उसको ऐसा भी फील होता है अगर शेयर प्राइस नीचे गिरी तो ऐसे केसेस में उसका नुकसान हो सकती है, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। वो अपना नुकसान 1000 रुपया से ज्यादा नहीं करना चाहते। तो ऐसे केसेस में उसको करना क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर आंसर हमें समझना है उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा नुकसान कब होगी। अगर 100 शेयर्स बाई करके रखे हैं, उसको अगर नहीं बेचे हैं तो नुकसान होने की कोई संभावना है नहीं। तो नुकसान करने के लिए आपको सेल करना होगा। अब सेल आपको कितने में करना है? आपने खरीदा है 780 रुपए के रेट में एक एक शेयर की, उससे कम रेट में आप बेचेंगे तभी आपका नुकसान होगा। तो पहली कंडीशन है आपको सेल करना पड़ेगा, सेल ऑर्डर डालना पड़ेगा। अब यहां पे बोला जा रहा है कि 1000 रुपया से ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं, उसने खरीदा था 100 शेयर्स और मैक्सिमम 1000 रुपए की नुकसान टोटली। तो अगर 100 शेयर्स में 1000 रुपए की नुकसान होती है तो एक शेयर में कितना होगा? तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स मीन्स 10 रुपया। एक शेयर में आपका 10 रुपया का नुकसान हो सकती है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 780 रुपया बाइंग प्राइस है, 10 रुपया नुकसान है, माइनस कर दीजिए तो ऐसे केसेस में आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 770 रुपया। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे, आपको सेल करना होगा 100 शेयर 770 की पर शेयर के रेट में। लेकिन आप चाहते हैं कि 1000 रुपया से ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए आपका जो लॉस है उसको स्टॉप करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाकर। जब आप लॉस का लिमिट लगा देंगे ऐसे केसेस में आपको स्टॉप लॉस यूज करना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी,
जहां पर आप स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाएंगे 100 शेयर्स का 770 रुपये की पार शेयर के रेट में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो ट्रेडर है, एक ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को सेल किए हैं। अब दोनों को टोटल मार्जिन कितना देना पड़ेगा, उसका जो ब्रोकर है उन दोनों से कुल मिलाकर टोटल मार्जिन कितना कलेक्ट करेगा, यहाँ पर वही सवाल है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ट्रेडर ए से कितना मार्जिन कलेक्ट करेगा, ट्रेडर बी से कितना मार्जिन कलेक्ट करेगा, ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और दोनों को ऐड करके टोटल मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर ए का मार्जिन कितना लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेडर ए अगस्त सीरीज के 20 कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल किया है 4500 की रेट में और कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉट साइज है 50 की। तो सिंपल सी बात है, टोटल मार्जिन कितना लगेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर होता है तो 20 कॉन्ट्रैक्ट में कितना है, तो 20 इंटू 50 और एक शेयर का प्राइस 4500, टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, उसके साथ 4500 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 इंटू 50 इंटू 4500, टोटल सेल अमाउंट इतने की है। अब इसका 6% ब्रोकर इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करती है, यानी 20 इंटू 50 इंटू 4500, उसका 6% कैलकुलेट करने के बाद आता है 2,70,000। उसी तरह ट्रेडर बी का भी इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करना है। ट्रेडर बी ने 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है सितंबर सीरीज के 4,550 के रेट में, तो उसका भी सेम प्रोसेस में कैलकुलेट करेंगे। 70 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 50 के लॉट है, उसके बाद प्राइस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4,550, जितनी कैलकुलेट होकर आती है उसके ऊपर 6% इनिशियल मार्जिन होती है। तो 6% जैसे कैलकुलेट करेंगे 2,32,050 कैलकुलेट होकर आती है। अब टोटल ए और बी का दोनों मिलाकर टोटल मार्जिन कितनी होती है, 2,70,000 ए का मार्जिन है और बी का मार्जिन है 2,32,050, तो कुल मिलाकर हो जाता है 5,02,050। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 5,02,050। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रेडिंग मेंबर का दो क्लाइंट है C1 एंड C2। C1 ने 800 कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके रखा है और C2 ने 900 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके रखा है। दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर सीरीज के अगस्त महीने का एक्सपायरी है। तो ऐसे केसेस में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो ओपन पोजीशन कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो चलिए मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग क्लाइंट है C1 एंड C2 और दोनों का पोजीशन अलग अलग है। C1 ने 800 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है और C2 ने 900 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। तो C1 का पोजीशन C1 के पास दिखेगा 800 कॉन्ट्रैक्ट और C2 का पोजीशन C2 के पास दिखेगा 900 कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिलाकर कितने कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ट्रेडिंग मेंबर के पास, 800 प्लस 900 यानी 1700। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 1700। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट हो जाती है, ऐसे केसेस में क्लाइंट का जो पोजीशन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उस क्लाइंट का पोजीशन को कहां पर ट्रांसफर करती है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। एक्सचेंज लेवल पे अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट हो जाती है, ऐसे केसेस में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आगे आती है और मार्केट की जो इंटीग्रिटी है, क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसी तरह उसका मिनिमम डिसरप्शन होती है, कस्टमर को पोटेंशियल लॉस से बचाती है। लेकिन करती क्या वो आपको समझना होगा। तो अगर कोई क्लाइंट का पोजीशन अगर डिफॉल्ट मेंबर के साथ है तो इस तरह का क्लाइंट का पोजीशन को दूसरी कोई सॉल्वेंट और कॉम्प्लेंट ट्रेडिंग मेंबर के पास ट्रांसफर किया जाता है और ये काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करती है। तो इसी तरह एक कस्टमर को मेंबर्स के डिफॉल्ट होने के बाद भी उसका पोटेंशियल लॉस से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बचा लेती है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए अनदर सॉल्वेंट मेंबर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं।
तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में जब इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट की जाती है तब क्लाइंट का पोजीशन को कभी भी हम लोग दूसरे के अगेंस्ट में नेटेड ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बुकर के पास दो क्लाइंट है। एक क्लाइंट 10 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और दूसरी क्लाइंट 4 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। तो ऐसे केसेस में आपको लगता होगा 10 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और 4 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है तो शायद 6 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कलेक्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नेटेड ऑफ होता तो ऐसे केसेस में 6 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कलेक्ट किया जाता। लेकिन क्लाइंट का पोजीशन को कभी भी नेटेड ऑफ दूसरे क्लाइंट के साथ नहीं किया जा सकता। सभी कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग से मार्जिन कलेक्ट करना है। तो जो क्लाइंट 10 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है उसका मार्जिन अलग से कलेक्ट करेंगे और जो क्लाइंट 4 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है उसका भी मार्जिन अलग से कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब बाय पोजीशन का 10 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट और सेल पोजीशन का 4 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट कुल मिलाकर होता है 10 + 4 यानी 14 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करना है ब्रोकर को। तो यहां पर जो स्टेटमेंट बोली गई है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लाइंट का पोजीशन कभी भी नेटेड ऑफ नहीं की जा सकती। तो मतलब आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे पूछा जा रहा है कि मार्क टू मार्केट मार्जिन कैसे कलेक्ट होती है। क्या वीकली बेसिस में, क्या हर 2 दिन में, या हर 3 दिन में, या फिर डेली बेसिस में? आपको आंसर बताना है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए मार्क टू मार्केट मार्जिन जो होती है ये डेली बेसिस में चेक की जाती है। डेरिवेटिव मार्केट में जो भी पैसा निवेश होता है मार्केट क्लोज होने के बाद डेली बेसिस में चेक किया जाता है आपको प्रॉफिट मिली या फिर नुकसान मिली। आपको अगर प्रॉफिट मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नुकसान मिली तो मार्क टू मार्केट जो नुकसान है यानी लॉस है उसको आपको डेली बेसिस में एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेली बेसिस का जो मार्क टू मार्केट मार्जिन है उसको चेक करना है और अगर नुकसान होता है तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी ऑन ए डेली बेसिस। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे वैल्यू एट रिस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि वैल्यू एट रिस्क क्या मेजर करती है। तो आंसर समझने से पहले आपको वैल्यू एट रिस्क क्या है वो समझना होगा। देखिए वैल्यू एट रिस्क के इन शॉर्ट में हम लोग वार कहते हैं, VAR वार। तो वैल्यू एट रिस्क ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जिसके माध्यम से किसी एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में जैसे कि इंट्राडे में 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस रिलेटेड जो रिस्क है उसकी मेजरमेंट करना, उसकी मैनेजमेंट करना। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। वार बेसिकली डायरेक्टली फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल को मेजर करती है। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, रिस्क लेवल ऑफ द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट 1992 के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर को डेरिवेटिव सेगमेंट से कब सस्पेंड की जा सकती है या फिर उसको कब पेनलाइज किया जा सकती है। इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि स्टॉक ब्रोकर अगर फीस पे पेमेंट नहीं करती तो ऐसे केसेस में उसको इस तरह एक्शन लिया जा सकता है, या फिर स्टॉक ब्रोकर अगर रजिस्ट्रेशन कंडीशन को अगर वायलेट करती है तो ऐसे केसेस में इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज अगर स्टॉक ब्रोकर को सस्पेंड कर देती है तो वैसे केसेस में इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो ए बी सी तीनों ऑप्शन के बारे में बोला गया है ये तीनों के तीनों ऑप्शन में ही स्टॉक ब्रोकर को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर इसको पेनलाइज किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन एनी ऑफ द अबव सिचुएशन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं।
तो स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। डेरिवेटिव एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक लीगल काउंटर पार्टी के हिसाब से काम करते हैं जब किसी भी तरह की ट्रेड होती है, और जितने भी ओपन पोजीशन रहती है उसका सेटलमेंट करने का गारंटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। क्या ये सच है या फिर गलत है? देखिए मैं आपको बताता हूं, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक सेलर के लिए बायर के हिसाब से काम करती है और एक बायर के लिए सेलर के हिसाब से काम करती है। तो सिंपल सी बात है, एक लीगल काउंटर पार्टी के हिसाब से काम करती है। और एक्सचेंज में जितनी भी ओपन पोजीशन रहती है उस सारे के सारे ओपन पोजीशन का सेटलमेंट का जिम्मेदारी लेती है, उसका गारंटी देती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रहती है। ठीक इसी तरह डेरिवेटिव मार्केट की जो स्टेबिलिटी है एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से मेंटेन होती है। तो इस तरह एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे पूछा जा रहा है कि इनिशियल मार्जिन जो कलेक्शन होती है उसको मॉनिटर कौन करती है? क्या आरबीआई करती है या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेबी और मार्जिन ऑफिस से होती है? कहां से होती है? तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग मेंबर अपना क्लाइंट से इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करती है। इनिशियल मार्जिन कलेक्शन करने के बाद वो रिलेटेड एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी होती है जो इनिशियल मार्जिन कलेक्शन हुई है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना। अगर ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट से इनिशियल मार्जिन ठीक से कलेक्ट नहीं करती या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट नहीं करती तो ऐसे केसेस में ट्रेडिंग मेंबर को पेनलाइज की जाती है, उसको सस्पेंड की जा सकती है। और ये मॉनिटरिंग के पूरे काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करती है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे दो क्लियरिंग मेंबर के बारे में बोला जा रहा है, क्लियरिंग मेंबर ए और क्लियरिंग मेंबर बी। अब दोनों क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ लिक्विड एसेट मेंटेन करती है। नीचे स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना होगा। सिंपली आपको बताना होगा ए और बी दोनों क्लियरिंग मेंबर में किसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगी। तो आंसर देने से पहले आपको लॉजिक समझना होगा। देखिए क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करती है। कस्टमर का जो पोटेंशियल लॉस है और उसका जो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी है उसकी गारंटी के तौर पर क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ लिक्विड एसेट मेंटेन करती है। उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से क्लियरिंग मेंबर को एक्सपोजर मिलती है। ये एक्सपोजर बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन का एक्सपोजर, लिमिट का एक्सपोजर होती है। अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ क्लियरिंग मेंबर ज्यादा लिक्विड एसेट मेंटेन करती है तो उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलती है। अगर क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास कम लिक्विड एसेट मेंटेन करती है तो ऐसे केसेस में उसको कम एक्सपोजर मिलती है, यानी कम पोजीशन कम लिमिट मिलती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर दो क्लियरिंग मेंबर है, इसमें से जो ज्यादा लिक्विड एसेट मेंटेन करेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और जो कम मेंटेन करेगा उसको कम एक्सपोजर मिलेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि मिस्टर ए क्लियरिंग मेंबर उसके पास ज्यादा लिक्विड एसेट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ, यहां पर मिस्टर ए को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, मिस्टर बी को थोड़ी कम एक्सपोजर मिलेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग में। तो आप समझ गए होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर ए कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर लेवल इन फ्यूचर्स देन मिस्टर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और आपको बताना है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का जो क्लियरिंग काउंसिल है वहां पर ब्रोकर मेंबर्स को अलाउ किया जाता है कि नहीं। ब्रोकर मेंबर यानी ट्रेडिंग मेंबर। देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग मेंबर का काम समझना है और क्लियरिंग मेंबर का काम समझना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर मेंबर जो है ये बेसिकली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी बाय और सेल का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद और कोई काम नहीं होता है। उसके बाद आगे चल के क्लियरिंग मेंबर काम करती है। जितने भी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है या फिर जो क्लियरिंग मेंबर है
जो ट्रेड ऑलरेडी हुई है उस ट्रेड को क्लियर करना और उसको सेटल करने का काम करवाती है, और ये काम क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ करती है। इसीलिए यहां पर अब जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर मेंबर को अलाउ नहीं की जाती है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ट्रेड गारंटी फंड यानी टीजीएफ एक्सचेंज लेवल पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर ऑप्शन ए में यह कह रहा है कि एक्सचेंज का जो मेंबर होती है उसका बोनाफाइड ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट की गारंटी देती है। ऑप्शन बी ये कह रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का माइंड में कॉन्फिडेंस देने का काम करती है। ऑप्शन सी में ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। वैल्यू एट रिस्क किस तरह काम करती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। जो किसी भी एक टाइम फ्रेम में 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस होने की जो संभावना है, उसके रिलेटेड जो रिस्क मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है, उसी को वार कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस which may be incurred by a portfolio over a given period of time and specified confidence level। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इंडेक्स ऑप्शन अगर ट्रेड होता है, उसको क्लियरिंग करने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ऑप्शन ए ऑल इंडियन सिटीजन, यानी इंडिया सिटीजन होने से ही वो कर सकते हैं क्या। एक आम आदमी भी इंडियन सिटीजन है, क्या वो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड क्लियरिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर नेशनल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कर सकते हैं क्या? ये भी नहीं कर सकते। तो कौन कर सकते हैं? देखिए, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी ट्रेड का अगर क्लियरिंग करना है, सबसे पहले उसको क्लियरिंग मेंबर के हिसाब से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास डेरिवेटिव सेगमेंट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली मेंबर हु आर रजिस्टर्ड विद डेरिवेटिव सेगमेंट एज क्लियरिंग मेंबर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अगर प्राइस अगर डिक्रीज होती है, तो ऐसे केसेस में बायर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्जिन अकाउंट है, उसमें से लॉस को डेबिट की जाती है। क्या यह गलत है या फिर ट्रू है? तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस का अगर डिक्रीज होती है, यानी प्राइस अगर कम हो जाती है, ऐसे केसेस में बायर के केस में, यानी जिसने लॉन्ग पोजीशन ले रखे हैं, उसका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जिस रेट में खरीदा है उस रेट से भी नीचे चली गई, तो ऐसे केसेस में जितनी नीचे जाएगी उतनी नुकसान होगी। तो इस तरह का लॉस को हम लोग नोशनल लॉस कहते हैं, और इस तरह का नोशनल लॉस को क्लाइंट का जो मार्जिन अकाउंट है उसमें से डेबिट की जाती है। अगर दूसरी साइड से अगर सेलर के बारे में सोचे, जिसने सेल किया है यानी शॉर्ट पोजीशन ले रखे हैं, उसके लिए ये गेन है यानी प्रॉफिट है, उसका मार्जिन अकाउंट में इसको क्रेडिट की जाती है, और ये डेली बेसिस में की जाती है। इसीलिए डेली मार्क टू मार्केट बेसिस में चेक किया जाता है। इसीलिए इसको इस तरह से डेली मार्किंग टू मार्केट के हिसाब से काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए स्टेटमेंट इस तरह है, जब कोई नया क्लाइंट ट्रेडिंग मेंबर के पास अकाउंट ओपन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, ऐसे केसेस में ट्रेडिंग मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है
क्लाइंट का बैकग्राउंड, जेन्युइनिटी, बेनिफिशियल आइडेंटिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारी चीज को एसेस करना, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए, जब कोई कस्टमर नया ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग मेंबर अकाउंट ओपनिंग के टाइम में सारे इंफॉर्मेशन ले लेती है। क्लाइंट का नाम क्या है, कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, बैंक अकाउंट के बारे में बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है, उसका कमाई कितना है, उसका इनकम कहां से आ रहा है, इन सारी चीज के बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। तो उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर।